हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ जबरदस्त फैक्ट जो कि मेरे ख्याल से आपने ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक बात समझेंगे क्या कि न्यूलिथिक पीरियड के बाद कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, कुछ ऐसी चीजों की खोज हो गई जिसकी वजह से ट्रांजिशन होते होते हम लोग कहाँ पहुंच गए, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे जो आप आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट आप लोग जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि एंशियंट सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वो चार है। वो चार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ्रो यूरेशियन। ठीक है, देखो, अफ्रीका, यूरेशिया, है ना। और दो हैं कौन, दो सिविलाइजेशन और है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकन सिविलाइजेशन। ठीक है, या इसे ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से, न्यू वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये एफ्रो यूरेशियन सिविलाइजेशन में कौन कौन है पहले इसको देखते हैं। इसे हम लोग ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ही देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है कौन सा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। फोर्थ कौन सा है, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें केवल दो हैं। कौन कौन से हैं देखो। पहला क्या है, ओल्मेक सिविलाइजेशन। कहाँ, मैक्सिको। बस केवल नाम और जगह याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको इसके बारे में, है ना। दूसरा कौन सा है, कराल सूपे। कराल सूपे सिविलाइजेशन। अभी सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। कराल सूपे सिविलाइजेशन ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, आप कहेंगे पेरुवियन कोस्ट, मतलब पेरू के तट, तट पे, है ना, पेरुवियन कोस्ट। ठीक है, ओल्मेक सिविलाइजेशन मैक्सिको, कराल सूपे सिविलाइजेशन पेरुवियन कोस्ट। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का संबंध किससे है, आप कहेंगे क्या, प्रेजेंट डे इराक, प्रेजेंट डे, अरे क्यों नहीं लिख पा रहा है, इराक, है ना, इराक कह लो, सीरिया कह लो, है ना, इन सारे रीजन में। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ पे, आप क्या कहोगे, नील नदी, नील रिवर रीजन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे, आप क्या कहोगे, घग्गर हाकरा। अभी क्या मैं बता रहा हूँ, चाइनीज सिविलाइजेशन आप क्या कहोगे, हुआंगहो रीजन।
ठीक है, बेसिकली एक बात समझना, जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है जल। कहीं पे अगर पानी की अधिकता है, कहीं पे पानी, आप वहीं पे कृषि कर पाओगे, क्योंकि न्योलिथिक पीरियड से कृषि होना शुरू हो गया था, सरप्लस में कृषि हो रही थी। इसलिए आप समझना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जहाँ पे सिविलाइजेशन आप वहीं पे देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, जल देखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगा, लोग वहीं पे कृषि करेंगे और वहीं पे बस जाएंगे, है ना। इसी के क्रम में आप क्या देखते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, जो इराक सीरिया वाला रीजन है, यहाँ पे एक नदी बहा करती थी। उस नदी का नाम क्या था, दजला और फरात। दो नदी बहती थी, कौन कौन सी, दजला और फरात। ठीक है, इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। यूफ्रेटिस और टिग्रिस। देखो इसी के बीच के रीजन में, इसी के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन रीजन। ठीक है, और इसी जगह पे सिविलाइजेशन जो बना, जो सभ्यता बसी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, कुछ लोग इसको गलतफहमी में सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि गलत है। ऐसे समझ लो कि मेसोपोटामिया एक बड़ा सा जगह है और सुमेर उसमें एक छोटा सा जगह था। मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं, ये मान लो पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया मेसोपोटामिया है और इस जगह पे सुमेर है। ये क्या, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन या कल्चर हो गया, और ये क्या, पूरा का पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, और सुमेरियंस वर्ड मेसोपोटामियन। देखो, ऑल सुमेरियंस वर्ड मेसोपोटामियंस, बट ऑल द मेसोपोटामियंस वर नॉट सुमेरियंस। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, ऑल सुमेरियंस वर मेसोपोटामियंस, बट ऑल द मेसोपोटामियंस वर नॉट सुमेरियंस। सभी सुमेर सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे, लेकिन सभी मेसोपोटामियंस सुमेर नहीं थे। समझ पाए बात आप लोग? ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो एक बात समझना, ये नील नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। नील नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। सबसे पहले नील नदी डेल्टा की खोज किसने की थी, आप क्या कहिएगा, हेरोडोटस ने की थी, और अपनी किताब द हिस्ट्रीज में इसके बारे में लिखा। इसी वजह से मार्कस टूलियस सीजरो ने इनको क्या कहा, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एक बात और आपको बता दें इसी के साथ, नील नदी डेल्टा क्षेत्र में एक मिट्टी मिलती, जिस मिट्टी का नाम क्या था, कीमिया। और इसी शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द केमिस्ट्री की। क्यों, क्योंकि कीमिया मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे चर्चा का आज का विषय, इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझो। चाइनीज सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे बसी थी, आप क्या कहेंगे, हुआंग हो नदी के किनारे बसी थी, जिसे आप लोग येलो रिवर या पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप लोग येलो रिवर या पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये नदी पीली क्यों है, तो आप क्या कहोगे, लोएस यहाँ पे आके उस नदी में मिल जाता है और इस वजह से ये पीली हो जाती है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसका पीला होने का कारण क्या है। और एक बात और समझना, इसे सौरो ऑफ चाइना कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास बिहार में है सौरो ऑफ बिहार क्या कहते हैं, कोसी। सौरो ऑफ बंगाल क्या होता है, दामोदर। सौरो ऑफ उड़ीसा क्या होता है, महानदी या बैतरणी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सौरो ऑफ चाइना, हुआंगहो रिवर। ठीक है, तो ये सारी नदियों के किनारे इन सभ्यताओं की स्थापना हुई। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, पूछता विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेम्पररी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में सुनिएगा, सिंधु घाटी निम्नलिखित सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी, जवाब क्या होगा, चाइनीज सिविलाइजेशन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये क्या हो गया, एफ्रो यूरेशियन या ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन, कौन कौन से, ये चार। और ये दो कौन से थे, अमेरिकन सिविलाइजेशन या न्यू वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ओल्मेक सिविलाइजेशन, अराल सुपे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना, और इसको साफ करके मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तब तक इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे पढ़ाता हूँ इसके बाद। फिर यहाँ तक दिख रहा है साफ साफ पूरा, बहुत अच्छी है।
क्या हो, बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, आइए आइए बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है इसका? ब्रोंज एज, ब्रोंज एज अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। देखो, ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। इसको किन नामों से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे टर्म यूज किए जा रहे हैं। ब्रॉन्ज का यूज हो रहा है, नगरीय का यूज हो रहा है ना, सिविलाइजेशन का यूज हो रहा है। ये सब क्या आप बताते हैं? इसको और नाम से जानते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसके नाम है ना। आप बताते हैं सिविलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझना, आपके पास दो टर्म देखने को मिलेगा जब हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करेंगे, तो आप लोगों को वैदिक कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, वैदिक कल्चर देखने को मिलेगा। और अभी अपने पास दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन। दोनों स्पेलिंग सही है, SAZ है, दोनों सही, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिलहाल बताओ कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, कल्चर संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों में क्या अंतर है बताओ। ठीक है, हालांकि कोई क्लास तो है नहीं जो आप लोग बता पाएंगे, कमेंट करके बताइएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। सुनो, जैसे मान लो कि कल्चर क्या है, मान लो ऐसे समझो आप कि कपड़े पहनने का एक तरीका, कपड़ा पहनने का एक विशिष्ट तरीका, एक स्पेसिफिक तरीका। जैसे मान लो कि मैं एक तरफ का शर्ट ऐसे खोल के पहनना हो, या फिर मान लो कोई मान लो धोती अगर बांध रहा है, धोती पहन रहा है, उसको क्या कर रहा है कि अजीब तरीके से लपेट ले रहा है। किसी एक इंसान ने किया, जब उसी काम को बहुत सारे इंसान करने लगे, कुछ वेरिएशन आ जाए और ओवर द पीरियड एक बड़ा एरिया कवर कर ले, मतलब एक ज्यादा एरिया के लोग उसको फॉलो करने लगे, वो क्या बन जाएगा? सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है? छोटा एलिमेंट। सिविलाइजेशन क्या है? बड़ा। मतलब कल्चर इज द एलिमेंट ऑफ, कल्चर इज द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। समझना कैसे? जब किसी एक काम को बड़े रीजन में करने लोग लगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सिविलाइजेशन। ये छोटा सा डिफरेंस था कल्चर और सिविलाइजेशन का। ठीक है, ब्रॉन्ज एज क्यों? क्योंकि अच्छा, इसको हम लोग चल को, ये सारी बातें कब हो रही है? ये सारी बातें हो रही है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। ये बातें कब हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री से मतलब क्या है? प्रोटो हिस्ट्री से हमारा मतलब ये है कि हम लोगों के पास स्क्रिप्ट है, हम लोगों के पास स्क्रिप्ट है, लेकिन उसे अभी तक सही सही पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी काल को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसी काल को हम जानते हैं किस नाम से? चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड, इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? चैल्कोलिथिक पीरियड। देखो, चैल्को मतलब क्या होगा? कॉपर, और लिथिक मतलब क्या होगा? स्टोन, है ना। चैल्को मतलब क्या होगा? कॉपर। लिथिक मतलब क्या होगा? स्टोन। ये ब्रॉन्ज कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये लोग मेटलर्जी में बहुत आगे थे, इन्होंने क्या किया था? कॉपर और टिन को, कॉपर और टिन को 9:1 के रेशियो में मिला करके क्या बना दिया था? ब्रॉन्ज। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ब्रॉन्ज कैसे बनाते थे? तो क्या आप क्या कहेंगे? कॉपर और टिन को 9:1 के रेशियो में मिला करके वो क्या बनाते थे? वो ब्रॉन्ज बनाते थे। समझ पा रहे बात आपको? ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो आप क्या कहोगे, ये नामांकन किसने किया था? ये नामांकन किसने किया था? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल, है ना। जॉन मार्शल ने ये नाम किया था, और इन्होंने इसका टाइम पीरियड क्या बताया था? 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक।
ठीक है, जॉन मार्शल ने नाम क्या रखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका टाइम पीरियड उनके अनुसार क्या था, 3250 से लेकर के 2750। किसके अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आओ कुछ समय के बारे में तुम लोग को बताएं, मजेदार बातें। देखो टाइम क्या चल रहा है, टाइम चल रहा था 1826 का, 1826 का समय चल रहा था। ठीक है, चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी ने चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी ने 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले एक बृहद टीले को देखा, एक बहुत बड़े टीले को देखा। लेकिन उस समय ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाई, उस समय ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाई। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है, 20वीं सेंचुरी में लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 ईस्वी के आसपास क्या होता है, 1900 ईस्वी के आसपास क्या आप देखते हैं, विलियम ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन जो होते हैं, विलियम ब्रेंटन क्या कह रहे होते हैं कि लाहौर से कराची तक का, लाहौर से कराची तक का रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं, लाहौर से कराची तक वो क्या देखते हैं कि रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा होता है, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा होता है। ठीक है, और इसी समय वो क्या देखते हैं, इस समय वो क्या देखते हैं कि इस रेलवे लाइन पे देखो क्या है कि अगर काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे। तो रेलवे लाइन को आगे बिछाने के लिए क्या हो गया था कि मजदूर तो बुला लिया गया, लेकिन उनके पास ईंटें खत्म हो गई थी। जब ईंटें खत्म हो गई तो कुछ मजदूरों ने ये कहा कि सर ये बताओ, अगर हम ईंटें ला के दे दे आपको इसके बीच में बिछाने के ताकि रेलवे लाइन सड़के ना इधर उधर, तो क्या बताओ ईंटें लाकर अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आप काम को आगे करवा देंगे। तो बेंटन ने कहा हाँ भाई बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्हीं के सुपरविजन में हो रहा था, वही वहाँ पे सर्वे करवाते हैं। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करवा देंगे, क्यों नहीं करवा देंगे। तो कुछ मजदूर वहां से क्या हुआ, कुछ मजदूर वहां आसपास के क्षेत्र में ईंटें लेने गए। तो ईंटें उन्हें कैसे मिलते हैं, ईंटें उन्हें एल शेप के मिलते हैं, अर्धचंद्राकार मिलते हैं, है ना, अर्धचंद्राकार मिलते हैं। और ये मामला इस जगह से काफी हाईलाइट हो गया, इस जगह से मामला ये काफी हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने की वजह से क्या हुआ, हाईलाइट होने की वजह से क्या हुआ कि अच्छा इसका एक इंटरनेशनल इफेक्ट क्या है मैं बताता हूँ, इन बातों पे क्यों जोर दिया जाएगा। समझना, समझना क्या होता है कि 1900 ईयर में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, कैलिफोर्निया में एक इंसान को एचआईवी एड्स की समस्या होती है, उनके पास एचआईवी की शिकायत पहुंचती है। उस समय ये मामला बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं था, मतलब ये बीमारी तो पहले से लोगों को मिल रही थी लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में जब पता किया गया तो ये पता चला कि वो युगांडा का है, वो इंसान कहाँ का है, युगांडा का। ठीक है, तो लोग उसके बारे में और सर्वे करना शुरू किए, तो वो पहुंच गए युगांडा पहुंच गए। ठीक है, युगांडा जब वो पहुंचते हैं तो पूछे तुम्हारे पिता कौन, तुम्हारे पिता के पिता कौन, तुम्हारे पिता के पिता के पिता कौन, ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गए वो, युगांडा में। ठीक है, जब वो युगांडा पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया कि वहां की 80% पॉपुलेशन एचआईवी एड्स से संक्रमित है। ठीक है, तो उनको ये समझ में आया कि इस पे विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और वैश्विक लेवल पर अध्ययन करना चाहिए, ग्लोबल स्टडी की जरूरत है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, पृष्ठभूमि पे ध्यान देना शुरू किया कि पीछे क्या क्या हुआ। इसी क्रम में ये काम यहाँ पे भी, इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला, 1900 में यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिला। इसलिए आप क्या देखते हो, इसलिए आप क्या देखते हो कि जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी, और इसी को उल्टा कर दो आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी,
राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की और इस पे शोध करने को कहा कि पता करो ये है क्या, और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। क्या यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ तब तक। ट्रेन की आवाज आप लोग सुन पा रहे होंगे क्योंकि मेरा घर स्टेशन के काफी करीब है। ठीक है, एक सेकंड जो उसको पॉज कर दीजिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। जब ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने इस पे शोध करना शुरू किया, खोज करना शुरू किया, तो ये क्या पाते हैं, ये बहुत सारी बातों को देखते हैं। क्या ये देखते हैं कि पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है, पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है, और उसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ समान, कुछ आम बात है जो हर जगह दिखती है। उन्होंने क्या देखा, वो क्या देखते हैं, वो पहली बात क्या नजर आती है उनको, वेल प्लान्ड टाउन, मतलब एक सुनियोजित नगर देखने को मिलता है। उनको क्या देखने को मिलता है, सुनियोजित नगर देखने को मिलता है। और क्या देखते हैं वो, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेट देखते हैं, वेट जो कि 16 के मल्टीपल में चल रहा होता है, मतलब 16, 32, 48, ये क्या मैं आगे बताऊंगा घबराए नहीं। ठीक है, वेट कैसे देखने को मिलता है वहां पे, 16, 32, 48। कुछ सील्स देखने को मिलते हैं, कुछ मोहर देखने को मिलते हैं। कहां से, जो विदेश के होते हैं, जो मेसोपोटामिया के होते हैं। इससे वो क्या समझते हैं, इससे उन्हें ये पाया क्या, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा था उस समय भाई, तभी तो वहां की मोहर यहाँ पे आ गई। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। और इस बात के सपोर्ट में एक बात और समझना, मेसोपोटामिया में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जहां पे वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग ट्रेड करते हैं किससे, मेलुहा के लोगों से। किससे ट्रेड करते हैं, किससे व्यापार करते हैं, मेलुहा के लोगों से। और मेलुहा के लोगों का जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया था वो किससे मिलता था, वो मिलता जुलता था कहां से, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आता है कि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड था। ठीक है, और क्या बातें देखने को मिलती है, फायर बेक्ड ब्रिक्स, मतलब आग में पके हुए ईंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आग में पके हुए ईंट देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है उनको, और क्या देखने को मिलता है, डॉकयार्ड्स मतलब पोर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब जहाज वहाज रखने की जगह ही देखने को मिलती है उनको। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो क्या, ड्रेन्स देखने को मिलता है। ये सारी चीजों को देख करके वो क्या कहते हैं कि भाई ये कल्चर नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी सभ्यता रही होगी, और इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक बात और बताना, आप लोग कभी कभी क्वेश्चन देखते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो बहुत सारे इतिहासकार, उनका अलग अलग मत है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे जिनका अलग अलग, जैसे एमएच व्हीलर क्या कहते हैं, कि आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया था इसलिए वो खत्म हो गया। जॉन मार्शल क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेज हुई, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेज हुई, इस वजह से वो ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। एस आर राव क्या कहते हैं
कि बाढ़ आ गया इस वजह से खत्म हो गया, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का मतलब क्या है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे आप क्या समझते हैं बताइए। अच्छा ये सब क्या है, ये सब फीचर्स है, ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा, डिक्लाइन इन ऑल दीज फीचर्स, या डिक्लाइन ऑफ ऑल दीज फीचर्स, मतलब ये विशेषताएं खत्म हो जाएंगी, जो ये विशेषताएं आपको दिख रही है, ये विशेषताएं खत्म हो जाएंगी। तो डिक्लाइन होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या, डिक्लाइन होने का मतलब ये है कि ये विशेषताओं का खत्म हो जाना, है ना, इन विशेषताओं का खत्म हो जाना। आओ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में, टाउन प्लानिंग कैसी थी उनकी, इनका विस्तार क्या था, कैसे था, इन बातों को समझते हैं। चलो इसको फिर से यहाँ पे टांग दिया जाए। और ये दिख रहा है क्या, टांगा हुआ दिख रहा है। और देखो यहाँ पे ये जो डस्टर है, वो डस्टर को हम यहाँ पे टांग देते हैं, ठीक है। और देखो टाउन प्लानिंग की बात की जाए, अच्छा पहले सबसे पहले ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है ये समझते हैं, इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। क्या कोई वीर छात्र बेड़ा ऐसा है जो मुझे ये बता दे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में देखने को मिलता है, प्रेजेंट डे में, अभी के स्वरूप में, अभी के परिप्रेक्ष्य में कितने देशों में देखने को मिलता है। फिलहाल समझते हैं क्या, अगर हम लोग के पास एक मैप हो जाए ऐसा, ऊपर क्या होता है रीजनिंग वाले जानते होंगे नॉर्थ, नीचे क्या होता है रीजनिंग वाले जानते होंगे साउथ, यहाँ पे क्या होता है ईस्ट, और यहाँ पे क्या होता है वेस्ट, है ना, ठीक है। नॉर्थ में कहां तक था इसका विस्तार, मांडा में, मांडा कहां पे आप क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन तो ये पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार क्या था, आप क्या कहेंगे मांडा। फिर आगे क्वेश्चन पूछता मांडा कहां पे है, जम्मू कश्मीर। अब इससे भी आगे पूछता है ये किस नदी के किनारे, आप क्या कहोगे, ये किस नदी के किनारे आप क्या कहोगे, चेनाब, ठीक है। पूर्व में कहा था, पूर्व में कहा था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पे है आप क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश में है। फिर वही बात किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। और कमेंट करके बताना हिंडन नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। दक्षिण में कहा था ये, दक्षिण में था ये दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद कहां पे है, किस राज्य में है अभी, ये महाराष्ट्र में है ना। किस नदी के किनारे है आप क्या कहोगे, परवरा नदी, ये परवरा नदी के किनारे है। और इसकी पश्चिमी विस्तार को देखते हैं, पश्चिमी विस्तार कहां था आप क्या कहोगे, सुप्त गंडोर, सुप्त गंडोर, ठीक है। कहां पे, बलूचिस्तान। और किस नदी के किनारे आप क्या कहोगे, दक्ष नदी के किनारे, ठीक है, दक्ष नदी के किनारे। एग्जाम में एक सवाल और पूछता है कि अगर इन भौगोलिक विस्तारों को एक साथ मिला दिया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो आप क्या कहोगे, आकृति बनेगी ट्रायंगल। कैसी आकृति बनेगी, ट्रायंगल। मतलब इन भौगोलिक विस्तार को अगर मिला दिया जाए, इस पे नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर एक्चुअल मैप पे अगर इन जगह इन डॉट्स को अगर आप मिलाएंगे, अगर आप इन जगहों को आप डॉट पे मार्क कर दीजिए, मैप पे मार्क कर दीजिए, और उस मैप पे अगर इन जगहों को आप मिलाइए तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, ट्रायंगुलर, ठीक है। इस बात को फिलहाल नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं लोग फिर। ठीक है, एग्जाम में देखो और सवाल पूछता है क्या, और सवाल पूछता बताता हूं मैं। देखो एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे क्या, मेजर सिटीज, मेजर सिटीज से पहले एरिया पूछेगा, एरिया
इंडिपेंडेंस के पहले कितना था, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अभी कितना है, अभी है 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मेजर सिटीज कितनी थी या बिग सिटीज कितनी है, आप क्या कहोगे, 1500 प्लस, है ना, 1500 प्लस। इंडिया में कितनी है, 200 प्लस। सबसे अधिक कहां पे है, अब क्या कहोगे, गुजरात में, है ना। इन बातों को आपको याद रखना है, इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसको मैं साफ करता हूं। अभी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ही चल रहा है, ध्यान देना। आप लोग टाउन प्लानिंग के हम लोग नहीं आए हैं, नगर नियोजन तो उनके नहीं आए हैं कि नगर नियोजन कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। घबराइए नहीं आप लोग, घबरा जाएंगे बस काम गड़बड़ हो जाएगा। और सिटीज के बारे में और बात करते हैं। देखो, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में सुरखी और मुंडी गाक, सुरखी और मुंडी गाक, मुंडी गाक दो जगह देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, अफगानिस्तान में, सुरखी और मुंडी गाक, है ना। दूसरा, और पाकिस्तान के बारे में आपको कल बताया हम लोग। पाकिस्तान में 4 प्रांत होते हैं, कौन कौन से, अरे यार स्पेलिंग देखो गड़बड़ हो जा रहा है। पाकिस्तान के 4 प्रांत कौन कौन से थे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, है ना। तो बलूचिस्तान प्रांत में देखना, बलूचिस्तान प्रांत में कुछ जगह हैं, कौन कौन से हैं देखना। पहले देखना कौन सा, मेहरगढ़, तो देखो ये मेहरगढ़ वही मेहरगढ़ है जो न्योलिथिक पीरियड में आप लोग पढ़े थे, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट। ये कहां तक आ गया, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गया मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ लिख लो, और क्या लिख लो आप लोग, बालाकोट लिख लो, बालाकोट लिख लो, और क्या लिख लोगे, राणा धुंध लिख लो, राणा धुंध लिख लो, और क्या लिख लोगे, दबसाबाद लिख लो, दबसाबाद लिख लो, और क्या लिख लोगे, सबसे बड़ा सुप्त गंडोर, सुप्त गंडोर, है ना। पाकिस्तान का ये दूसरा प्रांत कौन सा है उसके बारे में देखना। दूसरा प्रांत लिखो कौन सा, सिंध। सिंध में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी जगह देखने को मिलते हैं सिंध में, देखने को मिलते हैं कौन सी जगह, कोट डीजी, और आप लिख सकते हैं क्या, अली मुराद, और आप क्या लिख सकते हैं, चुनहुदरो, और आप क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंध में कोट डीजी, अली मुराद, चुनहुदरो, मोहनजोदड़ो। तीसरा कौन सा है, पंजाब। पंजाब में आप लिख सकते हैं, पंजाब में लिखेंगे आप क्या क्या, पंजाब में आप लिखिए हड़प्पा, रहमान डेरी या जलीलपुर,
और क्या लिख सकते हैं, रहमान ढेरी। देखिए इतने नाम आपको याद रखने हैं, अभी बहुत सारे नाम और लिखवा रहे हैं, घबराइए नहीं। अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान में दो जगह कौन कौन सा, सुर्तधोई और मुंडीगाक, सुर्तधोई और मुंडीगाक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से जगह, मेहरगढ़, बालाकोट, रानाधुंद, दबसाबाद, सुख्तगंडोर। सिंध में कौन कौन से, कोटडीजी, अली मुराद, चुनहुदरो, मोहनजोदारो। पंजाब में कौन कौन सा, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, रहमान डेरी। इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं इंडिया पे, फिर हम लोग इंडिया पे आते हैं, है ना। और इंडिया के बारे में देखते हैं। इसको जरा ढींगा दे, पॉज कर दीजिए इसको यार। देखो आप इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया में कौन कौन सी सिटीज थी और कहाँ कहाँ स्टेट है। आओ इंडिया के बारे में समझना। सबसे पहले इंडिया में आप स्टेट देखो कौन सा, पंजाब। पंजाब में कौन सा जगह है, रोपड़। फिर कौन सा स्टेट देख लो, दूसरा स्टेट देख लो आप, राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा। और क्या देख लोगे आप, हरियाणा। हरियाणा में आप क्या देख लो, हिसार। और क्या देख लो, राखी गढ़ी, जो कि अब लार्जेस्ट हो चुका है, जो कि अब लार्जेस्ट हो गया है हिसार, राखी गढ़ी। और आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, और आप कह लो बनावली, बनावली, ठीक है। यूपी में आ जाओ। यूपी में, यूपी का एक तो पता ही आप सबको, आलमगीरपुर। खोज किसने की थी, क्या कहोगे, यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर, हुलास, हुलास। और कौन सा है, बड़ा गांव, बड़ा गांव, ठीक है, बड़ा सा गांव। नहीं, इतनी बातों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्टेट और बचा हुआ, गुजरात। गुजरात दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, देखेंगे हम लोग। तो इसको साफ करते हैं। उधर नहीं लिख रहे थे क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बस इसको ग्रो करके फिर सही करेंगे। देखो गुजरात, गुजरात को दो भागों में बांट दो। एक को कह दो काठियावाड़, काठियावाड़। एक को कह दो क्या, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में एक ऊंट पाया जाता है, उस ऊंट का नाम कोई बता सकता है, तो विश्व का एकमात्र तैरने वाला ऊंट है। रन ऑफ कच्छ में एक ऊंट पाया जाता है, एक कैमल पाया जाता है, जो विश्व का एकमात्र तैरने वाला ऊंट है। बताओ उसका नाम क्या है। काठियावाड़ देखो, लोथल, लोथल, रंगपुर, रंगपुर। और क्या लिख लो, प्रभास पाटन। प्रभास पाटन। इसमें क्या लिख लो, धौलावीरा, धौलावीरा। देसलपुर, देसलपुर। और क्या लिख दो, सुरकोटदा।
एक और है जम्मू कश्मीर में, पता ही है आप लोगों को, कौन सा, मांडा। राजस्थान पता ही है, कालीबंगा, है ना। तो इतनी जगहों के आपको याद, नाम याद रखने। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, धौलावीरा किस राज्य में, आप क्या कहोगे, गुजरात। लोथल किस राज्य में, आप क्या कहोगे, गुजरात। रंगपुर किस राज्य में है, गुजरात। अगर इसके आगे भी क्वेश्चन पूछता गुजरात में कहा, तो आप क्या कहोगे, काठियावाड़। गुजरात में कहा, आप क्या कहोगे, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इन बातों को नोट कर लीजिए, इन बातों को नोट कीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे डाइस रखना पड़ेगा, पोडियम रखना पड़ेगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं कि टाउन प्लानिंग में आप, इनका टाउन प्लानिंग देखो कैसा था। टाउन प्लानिंग समझो, टाउन प्लानिंग कैसा था। टाउन प्लानिंग एंड पॉपुलेशन। पहले जनसंख्या बता दो, इसका जनसंख्या देखो, जनसंख्या वहां पे 4 तरीके की निवास करती थी, कौन कौन से, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलियाइड, इसी को आप लोग कॉकेशियन के नाम से जानते हैं। दूसरी जनसंख्या क्या थी, एल्पाइन। ठीक है, जब कभी मैं ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये सारी बातें हैं क्या। तीसरी जनसंख्या क्या थी, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या कॉकेशियन कहते हैं, एल्पाइन, मेडिटेरेनियन। ठीक है, और एक फोर्थ कौन सी थी, मंगोलॉइड। फोर्थ कौन सी थी। एग्जाम में आपसे कभी 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 अगर क्वेश्चन पूछा गया, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, तो आप क्या कहोगे, मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती थी। इतनी बातों को आपको याद रखना है ना। ठीक है, और टाउन प्लानिंग देखते हैं, टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग कैसी थी आज की देखते हैं। ये सारा क्लास मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, है ना। ठीक है, देखो टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये अपने सिटीज को, अपने टाउन को जनरली 2 भागों में बांटते थे। जनरली 2 भागों में बांटते थे, है ना। ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म, ये पूरा का पूरा एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था, और उसके बाहर ये किलाबंदी करते थे, इसके बाहर वो किलाबंदी करते थे। और दूसरा ये क्या, देखो ये क्या है, अपर सिटाडेल। अपर सिटाडेल मतलब एक चबूतरा बना करके उस पे ये मकान बनाते थे। और रहता कौन था यहाँ पे, आप क्या कहोगे, यहाँ पे इलीट क्लास के लोग रहते थे। इलीट क्लास के जो लोग होते थे वो यहाँ पे निवास करते थे। कहाँ पे, अपर सिटाडेल में। इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद छोटा जगह हुआ करता था, उसको क्या कहते थे हम लोग, ये कवर, इस पे देखो ये क्या, ये फोर्ट किला, है ना। और इसके बाद जो छोटा जगह हुआ करता था, इसमें किला नहीं होता था। मैं आपको केवल बता रहा हूँ यहाँ पे, केवल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे फोर्ट, और यहाँ पे कौन रहता था, यहाँ पे कॉमनर्स रहते थे। यहाँ पे कॉमनर्स, ठीक है। देखो मतलब जनरली वहां पे आप क्या देखने को मिलता है कि वहाँ की जो शहरें होती हैं वो 2 भागों में बटी होती है, एक अपर सिटाडेल और एक लोअर माउंट। जो अपर सिटाडेल जो रेस्ड प्लेटफॉर्म था, ऊंचा चबूतरा, तो वहाँ पे कौन रहते थे, शहर के अमीर लोग रहते थे, और इस जगह पे आम लोग रहते थे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, अच्छा यहाँ पे कोई किलाबंदी नहीं होती थी,
और इस जगह पे किलेबंदी होती थी, मतलब इन लोगों को यहाँ पे आने का इजाजत नहीं था, हमेशा नहीं आ जा सकते थे ये लोग, है ना। ठीक है, आगे देखते हो, देखो इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा 2 भागों में ना बट करके धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। और ये देखो, ये चीज हर जगह दिख रहा है कि एक पार्ट में किला होगा, दूसरे पार्ट में किला नहीं होगा। एक एक्सेप्शन और है, उसका नाम क्या है? चुनहुदरो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई किलेबंदी देखने को नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई किलेबंदी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या था, लोग कहते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैश्यालय हुआ करता था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वैश्यालय हुआ करता था, ठीक है। कैसे ये सारी बातें पता चल रही है? बहुत सारे लिपस्टिक की भी साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे लिपस्टिक्स मिलते हैं, कहाँ पे? चुनहुदरो में। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आओ इनके टाउन प्लानिंग के बारे में और बातें करें। देखो, ये लोग ईंटों को यूज करते थे, ईंटें फायर बेक्ड होते थे, मतलब आग में पकाए भी होते थे। उनका रेशियो आपसे एग्जाम में पूछता है कि रेशियो ऑफ ब्रिक्स क्या होते थे, ईंटों का अनुपात क्या था, तो आप क्या कहोगे? 4, 2 और 1। लेकिन इसका एक अपवाद देखने को मिलता है, कहां पे? मोहनजोदारो में। वहां पे ईंटे की अनुपात क्या मिलती है? 56, 21 और 6। वहां की ईंटों की लंबाई, ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वहां पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या मिलता है? 56, 21 और 6। ये आपको याद रखना है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।